नमस्कार, आरोग्य मंत्रा शो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम देख रहे हैं, हमारे देश में पैरालिसिस एक आम समस्या होते जा रही है। पैरालिसिस के कई पेशेंट हमें आमतौर पर देखने मिल जाते हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नागपुर से सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट एंड स्ट्रोक स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमित भट्टी सर हमारे साथ है। आइए जानते हैं पैरालिसिस की जटिलताओं को आरोग्य मंत्रा में। सर, हमारे देश में पैरालिसिस ये आम समस्या देखी जाती है। कई हमें पेशेंट दिख जाते हैं पैरालिसिस से जो ग्रसित होते हैं। अगर हम एक आम दर्शक के लिए, एक आम देशवासी के लिए अगर जानना चाहे तो पैरालिसिस क्या होता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा सर आपने। पैरालिसिस यानी लकवा या स्ट्रोक जो हम आम भाषा में कहते हैं, ये एक ब्रेन अटैक की तरह है। जिस तरह हार्ट अटैक में हार्ट की नसों में प्रॉब्लम होता है, इसी तरह पैरालिसिस या स्ट्रोक में ब्रेन की नसों में प्रॉब्लम होता है। तो जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली नस है, जो ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन लेकर जाती है हार्ट से, अगर उस नस में क्लॉट हो जाए, मतलब वो ब्लॉक हो जाए जिससे कि ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिले, तो पैरालिसिस होता है। दूसरा तरह का पैरालिसिस होता है जिसमें अगर ये ब्लड सप्लाई करने वाली नस फट जाए, जिससे ब्रेन हेमरेज हो जाए, तो उससे भी स्ट्रोक हो सकता है। तो ये दो तरह के स्ट्रोक है, एक जिसमें क्लॉट होता है जिसे हम इश्केमिक स्ट्रोक कहते हैं, और दूसरा हेमरेजिक स्ट्रोक जिसमें ब्रेन की नस फट के ब्रेन में ब्लीडिंग होता है, दैट इज हेमरेजिक स्ट्रोक। 80 से 85% लोगों को इश्केमिक स्ट्रोक होता है जिसमें ब्रेन में क्लॉट होता है। सर, ये तो था पैरालिसिस यानी क्या आपने हमारे दर्शकों को समझाया। लेकिन सर, हम जानना चाहें कि पैरालिसिस के क्या मुख्य प्रकार होते हैं, तो पैरालिसिस को हम कैसे प्रकारों में डिवाइड कर सकते हैं? तो ये प्रकार दो प्रकार के होते हैं सर, जिस तरह मैंने बताया, इश्केमिक और हेमरेजिक, है ना। इश्केमिक मतलब जिसमें ब्रेन की नसों में क्लॉट हो जाए, और हेमरेजिक मतलब जहाँ पे ब्रेन की नस फट जाए। अगर हम इसकी अपने देश में अगर या फिर पूरी दुनिया में इसका हम इंसिडेंस की बात करें कि कितने लोगों को प्रभावित करता है, तो आप जानकर चौंक जाएंगे कि एक साल में पूरी दुनिया में करीब 1.5 करोड़ लोग स्ट्रोक से ग्रसित होते हैं। इन 1.5 करोड़ लोगों में से 50 लाख लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी स्ट्रोक के वजह से तुरंत मृत्यु हो जाती है, और 50 लाख और ऐसे लोग होते हैं कि जो बच जाते हैं, लेकिन आजीवन अपने जीवन काल के लिए वो अपंग हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रोक के वजह से पैरालिसिस हो जाता है। अगर हम अपने देश की बात करें तो औसतन हमारे देश में एक साल में करीब 18 से 20 लाख लोगों को स्ट्रोक होता है, जिसमें से अगर आप एज वाइज अगर उम्र के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 1/3 मतलब करीब 5 से 8 लाख लोग ऐसे होते हैं कि जो 45 से 60 साल की उम्र के बीच में होते हैं, जिनको स्ट्रोक होता है। तो अगर आप इसको नंबर्स में अगर हम जाए तो करीब 5 से 7 लाख लोग ऐसे हैं हमारे देश में इस प्रोडक्टिव एज ग्रुप में, जहाँ पे वो काम करते हैं, एक परिवार उन पे डिपेंडेंट होता है, वो कमाई करते हैं, एक सोसाइटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनते हैं, कमाई करना, अर्न करना, अपनी फैमिली चलाना, बट वो नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ स्ट्रोक। सो ये एक स्ट्रोक का बहुत ही भयावह चेहरा है जो हम एज डॉक्टर्स हम देखते हैं, और इसके बारे में हम ट्रीट करना चाहेंगे। सर, अगर हम, ये तो थे आपने हमें प्रकारों के बारे में बताया, लेकिन सर अगर हम जानना चाहें कि क्या ऐसा मुख्य कारण होता है पैरालिसिस आने के पीछे का? सर, पैरालिसिस जो होता है इट इज़ मेनली अ डिसऑर्डर ऑफ ब्लड वेसल। तो इसके अंदर कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि एज, मेल सेक्स, पुरुषों में यह ज़्यादा पाया जाता है। दीज आर जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं कुछ। ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। स्ट्रोक के कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है जो ज़्यादा स्ट्रोक का कारण होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हाइपरटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तदाब की जो बीमारी होती है वो। दूसरा है डायबिटीज़, तीसरा है स्मोकिंग, अल्कोहल। फिर 5वें 6वें नंबर पे आता है हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जो हमारा लाइफस्टाइल अभी इतना आलसी हो गया है, जिसमें एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा और भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे किडनी डिसीज होते हैं, स्लीप एपनिया, ये सारे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है। इन सब रिस्क फैक्टर्स की वजह से जो ब्रेन को सप्लाई करने वाली नसें हैं, इसमें कई बार चर्बी के थक्के जम जाते हैं, जिसे हम प्लाक कहते हैं। धीरे धीरे हमारे इन सब चीज़ों के इन सब रिस्क फैक्टर्स की वजह से ये चर्बी का जो थक्के है, ये क्लॉट्स है, ये बढ़ते जाते हैं और अल्टीमेटली
ये जाके नस को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रोक के लक्षण होते हैं। ये तो थे कारण स्ट्रोक आने के पीछे के, पैरालिसिस होने के पीछे के। लेकिन सर अक्सर हमें देखने को मिलता है कि एक पेशेंट है, उसको पैरालिसिस का अटैक आया है, स्ट्रोक आया है, लेकिन फैमिली उस बात को समझ नहीं पाती। तो अगर हम लक्षणों के बारे में जानना चाहें तो क्या ऐसे मुख्य लक्षण उस पैरालिटिक पेशेंट में हमें दिखाई देते हैं? सर ये बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछा, और मैं आप सब दर्शकों का इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी स्ट्रोक के पेशेंट्स हम देखते हैं, बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं या उनके रिलेटिव्स होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, वो उन लक्षणों को जान ही नहीं पाते, उन्हें पता ही नहीं चलता कि पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है, और वो ट्रीटमेंट लेने में बहुत लेट कर देते हैं। तो इसका एक बहुत ही आसान सा सोल्यूशन हमने निकाला है। एक शब्द आप याद रखिए, बी फास्ट। ठीक है, बी फास्ट, जिसमें बी का मतलब है बैलेंस। अगर किसी पेशेंट को अचानक बैलेंस जाने लगे एकदम से, आउट ऑफ ब्लू या ऑल ऑफ अ सडन पेशेंट का बैलेंस जाने लगे एकदम से, ये एक स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। फिर बी में से ई का मतलब है आईसाइट, यानी अचानक से एक आंख से दिखना बंद हो जाना, या एक साइड का, राइट या लेफ्ट साइड का दिखना बंद हो जाना, ये एक स्ट्रोक का लक्षण है। देन कम्स फास्ट, एफ। तो एफ जो है ये सबसे कॉमन लक्षण है, दैट इज फेशियल ड्रूपिंग। अगर चेहरे का एक साइड तिरछा हो जाना, ये एक स्ट्रोक का लक्षण है। इसके बाद आता है ए स्टैंड्स फॉर आर्म। आर्म मतलब हाथ या पैर का कमजोर हो जाना, मतलब एक साइड के हाथ पैर की शक्ति कम हो जाना या फालिस मार देना, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, दैट इज आर्म। देन एस स्टैंड्स फॉर स्पीच। पेशेंट अगर बात नहीं कर पा रहा है, बात तुतला रहा है या अटक अटक के बोल रहा है, या उसे बोलते वक्त शब्द नहीं मिल रहे या शब्द समझ नहीं रहे हैं, स्पीच या लैंग्वेज प्रॉब्लम स्टैंड्स फॉर एस। सो अगर ये प्रॉब्लम है बी फास्ट, तो टी स्टैंड्स फॉर टाइम। अगर ऐसा किसी को लक्षण होता है तो बिना समय गवाए आपको स्ट्रोक रेडी सेंटर में तुरंत ही लेके जाना है। क्योंकि ये इसलिए इतना ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक के सिम्टम्स है और वो अगर 4.5 घंटे के भीतर हॉस्पिटल में पहुंचता है, तो उसे क्लॉट बस्टर इंजेक्शन दिया जा सकता है, जिससे कि ये जो ब्रेन की नस जो क्लॉट की वजह से बंद हुई है, उसे हम डिसॉल्व करें, ताकि ब्रेन को जल्दी से जल्दी ब्लड फ्लो रिस्टोर हो और पेशेंट का पैरालिसिस रिवर्स हो जाए। सो ये मेन सिम्टम्स है स्ट्रोक के। बैलेंस, आईसाइट यानी विजन, एफ स्टैंड्स फॉर फेशियल ड्रूपिंग या चेहरे का तिरछा होना, ए स्टैंड्स फॉर आर्म वीकनेस, एस फॉर स्पीच एंड लैंग्वेज। जैसे कि अभी हमने लक्षणों के बारे में जानना चाहा और आपने काफ़ी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को लक्षणों पर दी है। सर अगर हम निदान संबंध में बात करते हैं तो किस प्रकार निदान हो पाता है कि ये पैरालिसिस ही है? सो ये भी बहुत ज़रूरी सवाल आपने पूछा, इस पे मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा। अगर ब्रेन में स्ट्रोक होता है, तो अगर किसी को जो मैंने अभी तक लक्षण बताए वो होते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे सेंटर पे पहुंचना जहां पे ब्रेन का स्कैन करने की सुविधा उपलब्ध हो, ताकि हम पता कर सके कि ब्रेन में जो क्लॉट हुआ है या हेमरेज हुआ है वो किस तरह का है, मतलब जो स्ट्रोक हुआ है वो किस तरह का है, इश्केमिक है या क्लॉट की वजह से है या हेमरेजिक या ब्लीड की वजह से है। तो इसके लिए सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्ट्रोक रेडी सेंटर का वही मतलब जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा सेंटर जहाँ पे 24 घंटे 7 दिन सीटी स्कैन या एमआरआई करने की सुविधा उपलब्ध हो। मतलब अगर स्ट्रोक होने के बाद अगर तुरंत आप ऐसे सेंटर में पहुंचते हैं और जहां पे आपका तुरंत स्कैन हो जाता है, सो आपको ट्रीटमेंट लेने में उस समय आसानी हो जाएगी। अगर आप ऐसे सेंटर जाते हैं जहां पे ये सुविधा नहीं है, तो फिर वहां से आपको फिर और किसी सेंटर जाना पड़ेगा। इसमें आपका जो समय है, जो हम ट्रीटमेंट देने का जो समय मैंने बताया 4.5 घंटे का, वो हमारा छूट जाएगा। जो हमारा विंडो है जहाँ पे जिसे हम थेराप्यूटिक विंडो कहते हैं, जिसमें हम पेशेंट का स्ट्रोक वापस नॉर्मल करने की जो दवाइयाँ दे सकते हैं या प्रोसीजर कर सकते हैं, ये उतना ही समय हमारे पास अवेलेबल होता है। इसलिए स्ट्रोक रेडी सेंटर में जाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे सीटी स्कैन और एमआरआई की फैसिलिटी उपलब्ध हो। सर हमारे देश में एक आम धारणा है कि पैरालिसिस अटैक आया तो हमें एक गाउठी दवाई, जिसको हम महाराष्ट्र के अंदर बोलते हैं, या फिर आयुर्वेद के तरफ देसी दवाइयाँ, तो उसके तरफ लोगों का झुकाव मुझे ज़्यादा हमेशा दिखाई देता है। ये अवेयरनेस लोगों में नहीं है कि हमें एक न्यूरो सर्जन या एक न्यूरोलॉजिस्ट को हमें सबसे पहले दिखाना है। तो ये अवेयरनेस ही हमारे देश में नहीं है। तो अगर हम उपचार की बात करते हैं तो किस प्रकार की उपचार पद्धति अभी पैरालिसिस के लिए उपलब्ध है?
आज से अगर 25 से 30 साल पहले की हम बात करें तो स्ट्रोक के जो पेशेंट होते थे इनके लिए हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। बट एक 1995 में एक स्टडी हुआ था जिसमें उन्होंने क्लॉट बस्टर इंजेक्शन का पहली बार सक्सेसफुल परीक्षण रिजल्ट आए पेशेंट्स के ऊपर, जिसके बाद ये थेरेपी अवेलेबल हुई। सो ये चीज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पेशेंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि जो पहले किसी देसी इलाज के सेंटर पर जाते हैं, 2-3 दिन वहाँ पे समय बिताने के बाद जब पेशेंट ठीक नहीं होता तब हमारे पास आते हैं। जब ऐसी स्थिति में पेशेंट आते हैं तो हमारे पास भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते। बट ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रोक के लिए बेहतरीन ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। तो इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है जो क्लॉट बस्टर इंजेक्शन, जो आईवी थ्रोम्बोलिसिस की मैं बात कर रहा हूँ। ये इंजेक्शन अगर पेशेंट को 4.5 घंटे के भीतर हम देते हैं तो जो ब्रेन में जो क्लॉट हुआ है वो डिसॉल्व हो सकता है और पेशेंट तुरंत इंप्रूव हो सकता है। तुरंत मतलब जिसमें उसका ब्लड सप्लाई रिस्टोर होने के बाद रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं एज कम्पेयर टू दोज पेशेंट जिसके अंदर ये थेरेपी नहीं दी जाती। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनमें क्लॉट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिसे हम क्लॉट बर्डन कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा होता है, या ब्रेन की बड़ी नसें ब्लॉक होती है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए और दुर्भाग्यवश यही पेशेंट होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा तीव्रता वाला स्ट्रोक होता है, जो पूरी तरह पैरालाइज्ड होते हैं, कोमा में चले जाते हैं, और जिन्हें अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो या तो उनकी जान चली जाएगी या बच भी गए तो पूरी ज़िंदगी वो अपनी विकलांग हो जाएंगे, वो बेडरिडन हो जाएंगे, चलना फिरना बोलना सब बंद हो जाएगा। सो ऐसे पेशेंट के लिए 2015-16 से ऐसे कुछ नए टेक्निक्स आए हैं जिसे हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी नामक एक प्रोसीजर होता है जो बहुत ही विशिष्ट सेंटर में हम कर सकते हैं, जहाँ पे कैथ लैब का फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये जो प्रोसीजर है इसमें जांघ की जो नस होती है, आर्टरी होती है, फीमोरल आर्टरी, उससे हम छोटे कैथेटर्स ब्रेन की नस तक पास करके जो क्लॉट ब्रेन की ब्लड सप्लाई को रोके हुए उसे पकड़कर हम निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट ऑप्शन अभी अवेलेबल है स्ट्रोक के लिए। सो जो पेशेंट्स समय रहते हॉस्पिटल में आते हैं 4.5 घंटे में, उसे हम आईवी थ्रोम्बोलाइज कर सकते हैं, क्लॉट बस्टर इंजेक्शन दे सकते हैं। और जो पेशेंट की नस फिर भी बंद रहती है या बड़ी नस बंद है, जिनमें क्लॉट बर्डन ज़्यादा है, उनके अंदर हम एडिशनल प्रोसीजर जो है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी ये कर सकते हैं। ये भी प्रोसीजर करने का जो कालावधि है वो सबसे बेस्ट 6 से 8 घंटे है। कुछ पेशेंट्स में हम ये 24 घंटे तक भी कर सकते हैं। बट ये इन पेशेंट्स को जल्द से जल्द हॉस्पिटल जहाँ पे इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ आना ज़रूरी है, तभी ये हम ट्रीटमेंट उन्हें समय रहते दे सकते हैं और इसका हमें अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। 24 घंटे बाद अगर पेशेंट आते हैं तो हम ये ट्रीटमेंट उतने कॉन्फिडेंटली हम पेशेंट को ऑफर नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय में ब्रेन बहुत ज़्यादा डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है। फिर नस को खोल के भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा ये हम नहीं बता सकते। सो समय रहते अगर पेशेंट आते हैं सो ये ट्रीटमेंट चमत्कारी है पेशेंट्स के लिए, स्ट्रोक पेशेंट। यस सर, हमारे देश में एक आम धारणा है कि अगर पैरालिसिस अटैक आया है तो पैरालिसिस आपको जीवन भर पैरालिसिस के साथ जीना है, पैरालिसिस कभी भी ठीक नहीं हो सकता। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बहुत ही गलत धारणा है। मैं कहना चाहूँगा कि जैसे हम अगर ट्रीटमेंट की बात करें, जैसे मैंने इसके पहले भी बताया कि अपने देश में, इंडिया में एवरेज एक साल में करीब 18 से 20 लाख पेशेंट्स को स्ट्रोक होता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि जो मैं स्ट्रोक ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ, आईवी थ्रोम्बोलिसिस या मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, ये साल में करीब 20 से 25 हज़ार लोग ही इस ट्रीटमेंट तक पहुँचते हैं। इसका कारण यही है कि पेशेंट्स में जागरूकता ही नहीं है कि ये ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। आप इमेजिन कीजिए कि केवल 1 से 1.5% पेशेंट ये ट्रीटमेंट ले पाते हैं, बाकी सारे पेशेंट्स अपने इस अज्ञान के कारण इस इतने अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शन से वंचित रह जाते हैं और आजीवन विकलांग होने की कगार पर आ जाते हैं। पर ये एक बार अगर स्ट्रोक हो जाए तो हमारा ब्रेन एक बहुत ही जटिल ऑर्गन है, तो इसमें हिम्मत नहीं हारना है। इसके लिए और भी थेरेपीज अवेलेबल है जिसमें हम स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन पे काम करते हैं। सो इसमें एक टीम ऑफ डॉक्टर्स होती है जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट होती है, नर्स होती है। तो इसमें अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग थेरेपिस्ट होते हैं। जैसे पेशेंट अगर निगल नहीं पाते, उन्हें स्वैलोइंग का प्रॉब्लम होता है, निगलते वक्त उनको
अन्न नलिका में के बदले श्वास नलिका में अगर उनका खाना या थूक जाने लगे, तो ऐसे केसेस में हम स्पीच थेरेपी या स्वेलो थेरेपी का हेल्प लेकर उनका इस चीज़ पर फोकस करके उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हाथ पैर में कमजोरी है तो इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत 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 ही महत्वपूर्ण रोल है, जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट मिलकर इस चीज़ पर काम करके पेशेंट को उस काबिल बना पाते हैं जिसमें कि वो अपने प्रीवियस जो लेवल था उनका काम करने का या उनका जो एक स्टेटस था उसमें वापस जल्द से जल्द जा पाए। इसमें स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन में एक न्यूरोनल प्लास्टिसिटी करके एक टर्म होती है कि हमारा ब्रेन, जो जिस तरह मैंने बताया कि एक बहुत ही जटिल ऑर्गन है, अगर एक पार्ट डैमेज भी हो जाए तो जो बाकी पार्ट है जो डैमेज नहीं हुआ है उसे हम ट्रेन कर सकते हैं डैमेज पार्ट का काम सीखने के लिए। पर इसके लिए आपको शुरुआती 3 से 4 महीने या 6 महीने में बहुत अच्छे रिहैब सेंटर में या रिहैबिलिटेशन पे काम करना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर धीरे धीरे हमारी न्यूरोनल प्लास्टिसिटी कम हो जाती है और उस तरह से रिकवरी भी कम हो जाती है ना। सो ये भी एक चीज़ है जिसमें ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन का जो कि पेशेंट्स में होता है, वो है डिप्रेशन। जो पेशेंट्स एड्रेस ही नहीं करते। हमारी जो सोसाइटी एक नॉर्म बना है कि डिप्रेशन को हम बहुत ही उसको एक टैबू बना के रखा है, उसको एक अलग सा धब्बा मान के रखा है कि अरे डिप्रेशन मतलब वो मानसिक रोग है, जो नहीं है, बहुत आम बीमारी है। और स्ट्रोक के पेशेंट में यह स्वाभाविक है, अगर कोई चलता फिरता व्यक्ति जो काम कर रहा था अगर वो अपाहिज हो जाए, वो नहीं कर पा रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो डिप्रेस हो जाएगा। सो इसमें स्ट्रोक काउंसिलर्स की भी बहुत ज़्यादा इसमें रोल होता है। इसमें काउंसलिंग करके उनके डिप्रेशन को भी दूर किया जा सकता है, जिससे उनकी फिजिकल रिकवरी में भी काफ़ी मदद होती है। सो ये एक चीज़ है जिस पे मैं आपका अटेंशन चाहूँगा। सर, ये तो थी उपचार संबंध में बातें, काफ़ी अच्छा आपने मार्गदर्शन किया हमारे दर्शकों को। सर, अगर बचाव संबंध में जानना चाहता हूँ, बचाव संबंध में अगर हम कहना चाहें तो किस प्रकार से हम पैरालिसिस से बच सकते हैं? सर, ये ऐसा सवाल है जिस पे मैं एक कोट करना चाहूँगा। एक कार्डियक सर्जन है क्रिश्चियन बर्नार्ड, आपने इनका नाम सुना होगा। सो ये जो सर्जन है, ही वॉज द फर्स्ट, वो पहले सर्जन थे जिन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। ह्यूमन टू ह्यूमन, इंसान से इंसान के इसमें फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले ये सर्जन थे। इन्होंने अपने जीवन काल के अंत में एक ऐसी बात कही थी जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और जिस पे मैं आप सबका अटेंशन चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि उन्होंने अब तक उनके जीवन काल में 150 लोगों की जान बचाई थी हार्ट ट्रांसप्लांट करके। 150 हार्ट ट्रांसप्लांट उन्होंने किए थे, जिसे उन्होंने कहा कि मैं 150 लोगों की जान बचा पाया हार्ट ट्रांसप्लांट करके। बट अगर मैं प्रिवेंशन पे काम करता, अगर मैं उस हार्ट ट्रांसप्लांट की नौबत ही ना आने देता, तो शायद वो 1.5 करोड़ 1.5-2 करोड़ लोगों की जान बचा सकते थे। सो ये एक बात है जिस पे मैं हर व्यक्ति का अटेंशन चाहूँगा। स्ट्रोक के जो मैंने मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स बताए, सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्मोकिंग, अल्कोहल, सिडेंट्री लाइफस्टाइल और हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया यानी डिसलिपिडीमिया। अगर हम इस 5 मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को अगर अच्छे से टारगेट करें तो मैं ये आपको गारंटी से कह सकता हूं कि हम 90% स्ट्रोक प्रिवेंट कर सकते हैं। Great. अगर हम इन 5 रिस्क फैक्टर्स को अच्छे से एड्रेस करते हैं, समय रहते इनकी जांच करके इनको अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो आप मानिए जो इंडिया में 18 लाख से 20 लाख लोगों को स्ट्रोक हो रहा है, उसमें से 16 से 17 लाख लोगों को स्ट्रोक होगा ही नहीं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जिस पे मैं हर व्यक्ति का अटेंशन चाहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से ये बात मैं हर व्यक्ति तक पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर हम ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हमारी लाइफस्टाइल जो जीवन शैली चेंजेस है उसको, स्मोकिंग, अल्कोहल और जो हमारे हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की जो बीमारी है, इसको अगर हम एड्रेस करें तो हम बहुत सारे स्ट्रोक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें अगर हम ब्लड प्रेशर का टारगेट कहें तो एक जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 130/80, अगर हम उसके आसपास अगर स्ट्रोक पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर लेके आप लाए या उसको अच्छे से मेंटेन करें तो स्ट्रोक प्रिवेंट होता है। दूसरी एक बात है, ये तो रहा प्रिवेंशन का सवाल, साथ ही साथ जो पेशेंट्स को इस्केमिक स्ट्रोक होता है, मतलब जिनको ब्लड क्लॉट की वजह से स्ट्रोक होता है, उन्हें बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये स्ट्रोक हुआ क्यों।
जो क्लॉट हुआ है ब्रेन में ये आया कहाँ से, ये किसी ब्रेन की नस में ही चर्बी का थक्का जमा होके क्लॉट बना है या हार्ट से आया है, इस हिसाब से उन्हें ट्रीटमेंट चालू करना चाहिए। जो ब्लड थिनर मेडिकेशंस होते हैं जो ब्लड का क्लॉटिंग प्रोसेस कम करते हैं, ऐसे मेडिसिन उन्हें हम चालू करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट ये मेडिसिन लाइफ लॉन्ग ले, है ना। ऐसा नहीं है कि स्ट्रोक एक बार ठीक हो गया, बहुत बार पेशेंट्स आते हैं, वो हमारे पास आते हैं और हम उनको 3-4 महीने 6 महीने के लिए दवाई लिख के देते हैं, उतना लेके बंद कर देते हैं। फिर साल भर बाद उन्हें फिर से स्ट्रोक होता है और वो हमारे पास आते हैं और फिर हम उनको बताते हैं कि ये दवाई आपको कभी बंद नहीं करनी थी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट जो अपने डॉक्टर्स से कंसल्ट करके, न्यूरोलॉजिस्ट के संपर्क में आके अपने रिस्क फैक्टर्स इवैल्यूएट करें। रिस्क फैक्टर्स इवैल्यूएट होने के बाद में जो जो ट्रीटमेंट उन्हें चालू की जाती है वो उसे एकदम शिद्दत से उसे फॉलो करें। स्पेशली ब्लड थिनर मेडिकेशंस, ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस, डायबिटीज़ मेडिकेशंस, ये अगर पेशेंट सही से लेते हैं तो जो स्ट्रोक रिकरेंस है वो बहुत कम हो जाता है। जो रिकरेंट स्ट्रोक होने का प्रॉब्लम है उसे हम पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। इस वक्त जो देशवासी आपको देख रहे हैं, आपसे परामर्श लेना चाहते हैं ब्रेन से संबंधित किसी भी समस्याओं को लेकर, तो किस प्रकार वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप गूगल पेज है मेरा डॉक्टर अमित भट्टी, वहाँ से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पे भी मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और परामर्श ले सकते हैं। पैरालिसिस से संबंधित हमारे सभी दर्शकों को आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे चांस दिया कि मैं अपना एक्सपीरियंस और ये सब चीज़ें शेयर कर पाऊँ, क्योंकि ये जागरूकता बढ़ाना ही एक सबसे पहला स्टेप है कि पेशेंट में अवेयरनेस जब फैलेगा तभी उन्हें पता चलेगा कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, और तभी वो ट्रीटमेंट ले पाएंगे और हमारा देश स्वस्थ देश बनेगा।